तो ये कहानी शुरू होती है हजरत मूसा से। इस समय झगड़ा यहूदी यानी इजराइल और इस्लाम का है। जेरूसलम वो जगह है जहां से इस्लाम, यहूदियों और ईसाइयों की भावना जुड़ी हुई है। ये ठीक वैसे है जैसे हमारे हिंदू धर्म में भगवान राम और भगवान कृष्ण के जन्म स्थल का महत्व है। Campaign of killing took place at the Sabra and Shatila refugee camps in Lebanon. होता है म्यूनिक मैसेकेर। एहुद बराक का बयान शॉक कर देगा। उन्होंने कहा, हाल ही में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नजरल्लाह को न्यूट्रलाइज करने के बाद ईरान इजराइल पर एयर स्ट्राइक्स करता है, जो कि नजरल्लाह की मौत का बदला देखा जा सकता है। अधिकांश लोगों को जानकारी ही नहीं है कि क्यों इजराइल को इतने देश मिलकर खत्म करना चाहते हैं। इस पूरी कहानी को शुरू से अंत तक समझने की कोशिश आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले कि यहूदियों का इतिहास क्या रहा है, इजराइल देश बना कैसे, और इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच उतने फ्रेंडली रिलेशंस क्यों नहीं है, और आखिर में इजराइल, पैलेस्टीन और हिजबुल्लाह का आपस में क्या कनेक्शन है। यहूदियों का इतिहास सबसे पुराना माना जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे लंबे चलने वाले मुद्दे से ये पूरी कहानी जुड़ी हुई है। हाँ, आप जानते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, जेरूसलम। इस समय झगड़ा यहूदी यानी इजराइल और इस्लाम का है। ईरान, इराक, यमन, जॉर्डन ये सब शिया डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, और जेरूसलम वो जगह है जहां से इस्लाम, यहूदियों और ईसाइयों की भावना जुड़ी हुई है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए पहले हम कुछ बातें यहूदी धर्म के बारे में जाननी होंगी, ताकि प्रेजेंट में जो हो रहा है उसे हम आसानी से समझ पाएं। इस वीडियो के अंत तक इस पूरे मुद्दे का बैकग्राउंड आपको समझ आ जाएगा। तो ये कहानी शुरू होती है हजरत मूसा से, जो इजिप्ट से यहूदी आबादी को लेकर रेड सी से होते हुए माउंट सिनाई पहुंचे, जहां पर उन्हें डिवाइन रेवलेशन हुई, यानी दिव्य श्रुति, जो कि साक्षात ईश्वर का वचन था। जिसके बाद उन्होंने उस रेवलेशन को 10 कमांडमेंट्स की फॉर्म में एक प्लेट पर अंकित करवाया और उसे आर्ट ऑफ वुड यानी एक लकड़ी के संदूक में रखने का आदेश दिया। अब इस स्टोरी को आप याद रखिएगा, क्योंकि इन 10 कमांडमेंट्स का संबंध आगे चलकर आएगा। अब जो दूसरी चीज ध्यान में रखने की है वो ये है कि हजरत मूसा की मृत्यु माउंट नीबो जॉर्डन में हुई, और जब वो मरे तो उन्हें अपने सामने वो जमीन दिखी जिसे प्रॉमिस लैंड कहते हैं। यहूदियों का ये मानना है कि ईश्वर ने उन्हें एक जमीन का वादा किया हुआ है जिसे प्रॉमिस लैंड कहते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे अखंड भारत का सपना भारतीय देखते हैं। उसी इमोशन के समान यहूदी इस प्रॉमिस लैंड को देखते हैं। अब हिस्ट्री को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ते हैं 1047 से 1930 बीसीई की तरफ, यानी किंगडम ऑफ इजराइल, जिस किंगडम का रिलेशन आज के विवाद से भी है। सोलोमन इस किंगडम के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। सोलोमन वो राजा हैं जिन्होंने पहली बार टेंपल माउंट को बनाया, जो कि यहूदियों का मंदिर था, जिसमें वो आर्ट ऑफ वुड यानी लकड़ी के संदूक में हजरत मूसा की 10 कमांडमेंट्स को रखा गया था, और इसी कारण यहूदी इसे अपना सबसे पवित्र स्थल मानते हैं, जिसे वे होलीज ऑफ द होलीज का भी दर्जा देते हैं। ये ठीक वैसे है जैसे हमारे हिंदू धर्म में भगवान राम और भगवान कृष्ण के जन्म स्थल का महत्व है, और इसी टेंपल को लेकर झगड़ा है। बाद में जीसस क्राइस्ट भी जेरूसलम पहुंचे और ये टेंपल काफी बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। ये तो हो गई पुरानी हिस्ट्री जहां से विवाद शुरू हुआ था। अब आ जाते हैं 19वीं सदी में, जहां से यहूदियों के खिलाफ यूरोप में एंटी सेमिटिज्म का आंदोलन चला। ये कह लीजिए एंटी जूइश मूवमेंट, जिसमें उन्हें एक रिलीजियस और रेशियल ग्रुप की तरह देखा जाता था। ईस्ट यूरोप में तो यहूदियों को सड़कों पर टांगा जाता था। इस एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ जायोनिज्म पैदा हुआ, यानी यहूदी राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसका विचार था इन जेनोसाइड और प्रताड़ना से बचने के लिए दुनिया भर के यहूदियों के लिए एक नेशनल होम होना चाहिए, और प्रॉमिस्ड लैंड से अच्छी जगह भला कौन सी हो सकती थी। इन हत्याकांड की 3 मुख्य वजह दिखाई पड़ती है। पहली, यहूदी शुरुआत से ही फाइनेंस, ट्रेड, बिजनेस में आगे थे, जिसने यूरोप और रशिया के प्रवासी लोगों में
ईर्ष्या की भावना को उत्पन्न किया। दूसरा कि यहूदियों के कल्चर को यूरोपियन एक आउटसाइडर व्यू से देखते थे और क्रिश्चियंस टीचिंग ने ये पोर्ट्रे किया कि यहूदियों ने ही जीसस की मृत्यु में अपना योगदान दिया था। अब इस फैक्ट पर बहुत से रिलीजियस स्कॉलर्स का अलग अलग कहना है। अब आ जाते हैं 1920 में, जहां पे पैलेस्टीन में दंगे हुए। तो क्या हुआ कि इस एंटीसेमिटिज्म और प्रोग्राम से बचने के लिए दुनिया भर के यहूदी पैलेस्टीन माइग्रेट होने लगे और इस बात से पैलेस्टीन में रहने वाले अरबी लोगों को दिक्कत होने लगी। और बात तब बिगड़ी जब वर्ल्ड वॉर 1 में इंग्लैंड जीत गया और 1917 को बेल्फर डिक्लेरेशन यानी एक लेटर जारी किया गया, जिसमें इंग्लैंड की सरकार ने अपना सपोर्ट दिखाते हुए कहा कि उनका मानना है कि पैलेस्टीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनना चाहिए। 1922 में पैलेस्टीन में मुस्लिम जनसंख्या 78% थी, ज्यूज 11% थे और क्रिश्चियंस 9% थे। 1945 आते तक ज्यूज 31% हो गए और अब यही पॉपुलेशन 1950s, 60s, 70s आते तक 2 मिलियन ज्यूज की हो गई। इस डेमोग्राफिक चेंज से अरबी लोगों को दिक्कत होने लगी। अब जाहिर सी बात है, अगर भारत किसी को अपने देश में शरण दे रहा है और अचानक से उसके देश में रिफ्यूजीज की संख्या बढ़ने लगे, तो भारत के प्रवासी लोगों को इस चीज से दिक्कत होना लाजमी है, फिर वो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर हो या किसी और अन्य मुद्दे को लेकर। अगर आपको लगता है कि ये सब यहीं पर थम जाता है तो आप गलत हैं, क्योंकि सबसे दर्दनाक फेज तो अब शुरू होता है, होलोकॉस्ट, जिसमें हिटलर की लीडरशिप में कहा गया कि जर्मनी की सारी प्रॉब्लम्स का ओरिजिन ही यहूदी लोग हैं। 1930 में 2.5 लाख यहूदियों ने हिटलर के डर से इजराइल में आकर शरण ली और सबसे इंटेंस फेज आया 1942 और 1944 का, जहां पर गैस चेंबर्स और कंसंट्रेशन कैंप्स पर कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़कर यहूदियों का मास मर्डर किया जाता था, जिसकी वजह से 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया। चाहे वो टेम्पल माउंट पर अटैक हो, फिर चाहे वो गैस चेंबर्स में दी गई दर्दनाक मौत। इतना सब होने के बाद एक धार्मिक वर्ग के लिए जीना ही सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है, जिसकी वजह से यहूदियों के लिए ये एक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी और इजराइल का बनना इसी लड़ाई का हिस्सा था, जो 1947 के यूएन असेंबली के पार्टीशन प्लान से पूरा हुआ। अब इस पार्टीशन प्लान से सहमत ना होने के कारण 1948 से 1949 के बीच इजराइल के वॉर्स के सिलसिले स्टार्ट हो गए। एक छोटे से देश के खिलाफ 4 अरब कंट्रीज, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, जिनके साथ सऊदी अरेबिया, सूडान, मोरक्को देते हुए इजराइल पर हमला करते हैं। ये कुछ वैसी ही स्थिति है जो 1947 के इंडो पाकिस्तानी वॉर में देखने को मिलती है। पर मैंने कहा था ना कि अस्तित्व की लड़ाई, इजराइल युद्ध जीत जाता है। ये वॉर इजराइल के लिए जीने और मरने का सवाल था, क्योंकि अगर वो हारता तो उनका अस्तित्व फिर से खतरे में आ जाता। जहां पर यहूदियों के लिए ये एक अस्तित्व की लड़ाई थी, वहीं दूसरी तरफ अरब्स के लिए ये एक सम्मान की लड़ाई थी। अब इस वॉर के बाद इजराइल ने पैलेस्टीन का 60% एरिया अपने कब्जे में ले लिया, जिससे नाखुश होकर 1967 की वॉर इजिप्ट इजराइल के खिलाफ लड़ता है। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान की तरफ से वॉर की शुरुआत होती है। उस समय इजिप्ट के रूलर अब्दुल नाजिर इजराइल के लैंड पर कंट्रोल लेना चाहते थे, ताकि वो अरबियों के तरफ से बदला ले सकें और उनकी जमीन वापस ले सकें। युद्ध का नतीजा ये हुआ कि इजिप्ट के हाथों से उसका अपना सिनाई पेनिनसुला भी छूट गया। साथ ही साथ गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स पर भी इजराइल का कब्जा हो गया। दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को आज तक ये समझ नहीं आया कि इजराइल इतना छोटा सा देश होने के बावजूद कैसे इतने इकोनॉमिकली पावरफुल अरबी देशों से जीतता रहा। अस्तित्व की लड़ाई की बात ही कुछ और है। अब्दुल नाजिर की
हार के बाद 1964 में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। और इस वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि इसका कनेक्शन हिजबुल्लाह से है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस हिंसक तरीके से अरबी जमीन को वापस लेना था। अब ये धर्म से उठकर जमीन की लड़ाई बन चुकी थी। अब मेरा मानना इसमें यह है कि अगर आज के समय कोई ये सोचे कि इजराइल का अस्तित्व ही ना रहे तो अपने आप में ये सही विचार नहीं है। पर अरब देशों को लगा कि युद्ध में तो इजराइल से नहीं जीत पा रहे हैं तो कुछ और रास्ता निकाला जाए। अब होता है म्यूनिक मैसेकेर। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स के दौरान इजराइल के 6 कोच और 5 प्लेयर्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी ब्लैक सितंबर एक अरबी गोरिल्ला संगठन ने ली। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि हिब्रू बाइबल में यहूदियों का एक सिद्धांत बड़ा फेमस है, एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। म्यूनिक मैसेकेर के बाद इजराइल ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड लॉन्च करता है, जिसमें मोसाद 20 साल लगाकर 20 से 35 लोगों को दुनिया के देश भरों में मार गिराता है, जिनका उन 11 प्लेयर्स को मारने में हाथ था। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जिनकी हत्या होने वाली होती थी उनके घर हत्या से कुछ घंटे पहले फूलों की टोकरी के साथ कॉन्डोलेंस लेटर भेजा जाता था, जिसमें लिखा हुआ होता था, ना हम भूलते हैं और ना हम माफ करते हैं, यानी वी डोंट फॉरगेट और फॉरगिव। अब इसके बाद चलते हैं लेबनान की सिविल वॉर की तरफ, जो कि 1975 से 1990 तक लड़ी गई, जिसका लिंक इजराइल और हिजबुल्लाह से है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हिजबुल्लाह का जन्म हुआ। तो लेबनान की पॉपुलेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स जानना यहां पर जरूरी हो जाता है। लेबनान में कोस्टल सिटीज में लेबनीज क्रिश्चियंस और सुन्नी मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, और लेबनीज शिया मुस्लिम्स ज्यादातर सदर्न लेबनान में रहते थे। लेबनान के इस्लामिस्ट्स वहां के सेक्युलर ऑर्डर को सपोर्ट नहीं करते थे। वे चाहते थे वहां पर इस्लाम का राज चले, जो कि आगे चलकर मेन रीजन बना लेबनीज सिविल वॉर का। साथ ही साथ दूसरा रीजन 1948 की अरब इजराइल वॉर थी, जिसमें पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज लेबनान आने लगे और पीएलओ का हेडक्वार्टर रीलोकेट कर जॉर्डन से लेबनान शिफ्ट हुआ। जो यहाँ का पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर था वो लेबनीज क्रिश्चियन को एक लीडिंग पोजीशन देता था, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन की वजह से वो वहां पर मेजॉरिटी में थे। पर 1948 और 1967 के डेमोग्राफिक चेंज की वजह से रिफ्यूजीज लेबनान आने लगे, जिससे वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी आने लगी और क्रिश्चियन डोमिनेटेड गवर्नमेंट का विरोध करने लगी। अब इस सिविल वॉर के दौरान हत्याकांड का एक दर्दनाक दौर शुरू होता है। 18 जनवरी 1976 को कैरेंटीना मैसेकेर होता है। कैरेंटीना एक मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट थी। इस हत्याकांड को अंजाम दिया राइट विंग क्रिश्चियन मिलिशिया और फेलेंजिस्ट्स ने, जिसमें 1500 लोगों की जान गई। और इसी के रिस्पॉन्स में 2 दिन बाद होता है डैमर मैसेकेर, जिसमें डैमर एक क्रिश्चियन टाउन पर पीएलओ के लेफ्ट विंग मिलिटेंट्स ने 582 सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया। पर अब सबसे दर्दनाक बदला लिया गया सितंबर 1982 को सबरा और शतीला मैसेकेर को अंजाम देने से हुआ। और मैं बता दूं, इससे पहले इजराइल सदर्न लेबनान को इन्वेड करता है ताकि वो पैलेस्टीनियन गुरिल्ला बेसिस को डिस्ट्रॉय कर सके, और साथ ही साथ ब्रिटिश इजरायली एम्बेसडर पर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट का बदला ले सके। कहा जाता है जब सबरा और शतीला हत्याकांड हुआ तो इजरायली ट्रूप्स ने उस कैंप को सराउंड किया जिसमें रिफ्यूजीज ठहरे हुए थे, ताकि वो वहां से भाग ना सके। इस हत्याकांड को क्रिश्चियन मिलिशिया ने अंजाम दिया, जिसमें 3500 सिविलियंस की मौत हुई, जिसमें अधिकतर लोग पैलेस्टीन और लेबनीज शिया मुस्लिम्स थे, और वो सब मारे गए। अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि असल में कहानी चल क्या रही है। इस हत्याकांड को लेकर वर्ल्ड कम्युनिटी ने इजराइल की खुलकर आलोचना की।
Between September 16th and 18th, 1982, a campaign of killing took place at the Sabra and Shatila refugee camps in Lebanon. What happened was described by the UN as an act of genocide. With the backing of invading Israeli forces, a right-wing Lebanese Christian armed group called the Phalange attacked the Palestinian camps in Beirut. According to multiple reports, up to 3,500 men, women, and children were killed. For nearly 40 hours, civilians were raped, tortured, and mutilated. जिसमें खुद इजराइल के कहन कमीशन ने इजराइल की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को नकारा, पर उस समय के डिफेंस मिनिस्टर एरियल शेरॉन को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल मानते हुए उन्हें डिसमिस करने के लिए सुझाव दिया, क्योंकि उन्होंने इस ब्लडशेड को रोकने के लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए। इस रिपोर्ट की वजह से इजराइल की बिगड़ी हुई छवि तो थोड़ी सुधरी, पर इजराइल ने चाहे जो इनडायरेक्टली किया, उन्हें नहीं पता था कि ये हत्याकांड हिजबुल्लाह को जन्म दे देगा। और अब 1982 में ईरान की फंडिंग की मदद से हिजबुल्लाह का जन्म होता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य लेबनान में हुए इजरायली इन्वेजन से लड़ना था। और इनका मानना था कि इजरायली इन्वेजन ने शिया मुस्लिम्स के घरों को तबाह कर दिया था। और अब आपको 2006 के फॉर्मर इजरायली पीएम एहुद बराक का बयान शॉक कर देगा। उन्होंने कहा, When we entered Lebanon, there was no Hezbollah. We were accepted with perfumed rice and flowers by the Shias in the south. It was our presence there that created Hezbollah. और इस सब के बाद हिजबुल्लाह एक एसिमेट्रिक वॉर इजराइल के डिफेंस फोर्सेस और लेबनान से बाहर रह रहे इजरायली टारगेट्स पर स्टार्ट कर देता है। और इस तरह मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह का जन्म इरानियन रेवोल्यूशन से प्रेरित होकर सुसाइड बॉम्बिंग को अंजाम में लाया गया। खोमेनी ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन का लीडर हुआ, जिसकी आइडियोलॉजी वलायत अल फकीह यानी गार्डियनशिप ऑफ इस्लामिस्ट जूरिस्ट से प्रेरित होकर हिजबुल्लाह ने भी इसी को फॉलो किया, जिसके कारण यूएस और कुछ अरबिक कंट्रीज जैसे यूएई ने हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अब इजराइल पर पीएलओ और हिजबुल्लाह लगातार हमले करते रहते थे, जिसमें 1970 और 1978 में हुए एवीएम स्कूल बसिंग बॉम्बिंग, जिसमें 12 सिविलियंस जिसमें से 9 बच्चे भी थे, सब मारे गए। कोस्टल रोड हत्याकांड, जिसमें 38 इजरायली सिविलियंस मारे गए, और आगे चलकर हाईजैकिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी पीएलओ ने ली। अब ये लड़ाई जमीन की तो थी ही, पर लेबनान एक मिलिट्री बेस बन चुका था, जिसमें सदर्न लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार इजरायली फोर्सेस पर अटैक करता रहता था, जिसकी वजह से नॉर्दर्न इजराइल के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। और हद तो तब बढ़ी जब 2006 में हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली सोल्जर्स को किडनैप किया और 8 इजरायली सोल्जर्स को अपने रॉकेट्स से मारा, जिसकी वजह से 2006 में लेबनान वॉर की शुरुआत हुई, जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस के 120 जवान और 40 इजरायली सिविलियंस की जान गई। हालांकि लेबनान में 1100 कैजुअलिटीज हुई, पर हिजबुल्लाह के लिए ये किसी डिवाइन विक्ट्री से कम नहीं था। चाहे 2006 की वॉर का बदला हो या अपने ऊपर हुए टेररिस्ट अटैक का बदला हो, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 2006 के मास्टरमाइंड हसन नजरल्लाह को मारकर ये साबित कर दिया कि ना वो भूलते हैं और ना वो माफ करते हैं। और लगता है अगर ईरान भी इजराइल के ऊपर इसी तरह अटैक्स करता रहा तो ये लड़ाई हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब इस पूरी हिस्ट्री को समझने के बाद आपको ये तो पता लग गया होगा कि मुफ्ती मोहम्मद के नेतृत्व में कश्मीर में हो रहे प्रोटेस्ट क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के मुजाहिद
ऐसी ही वीडियोस के लिए लीगल स्टैंड अप को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। सड़कों पे निकले हम